इसी साल लेट जून 2021 की बात है जब एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने एक बेहद अद्भुत और दुर्लभ खोज को अनाउंस किया। ये खोज थी एक सुपरनोवा की। आज से पहले तक ऐसे किसी भी सुपरनोवा को नहीं देखा गया था। 40 सालों पहले जो महज अनुमान मात्र था वो अचानक से हकीकत बन चला था। ये नई किस्म का सुपरनोवा जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने SN2018 ZD नाम दिया। दरअसल इसे 2 मार्च 2018 को जापानीज एस्ट्रोनॉमर कोइची इटागाकी द्वारा 7 से 9 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद कैमेलोपार्डालिस नक्षत्र में एक आकाश गंगा NGC 2146 में ऑब्जर्व किया गया था। लगभग 3 सालों तक चली ऑब्जर्वेशंस के बाद एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने अपनी इस रिसर्च को फाइनली 28 जून 2021 में जर्नल नेचर में पब्लिश किया। इस स्टडी के लीड ऑथर दाइची हिरामात्सु का कहना था कि हमने SN2018 ZD सुपरनोवा को हर एस्पेक्ट में स्टडी किया था, जिसके बाद जो नतीजा सामने निकल कर आया वो इसे एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा ही दर्शा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि होता क्या है इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा? तो बहुत कम ही सही, लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले थे कि ब्रह्मांड में ऐसे तारे मौजूद हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा का कारण बन सकते हैं। इन तरह के तारों को एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपर AGB स्टार्स नाम दिया। एक सुपर AGB स्टार इंटरमीडिएट मैस वाला, तकरीबन सूर्य से 7.5 से 10 गुना द्रव्यमान रखने वाला रेड सुपर जायंट श्रेणी का तारा होता है। स्टेलर एवोल्यूशनरी मॉडल के अनुसार जब ये अपने मेन सीक्वेंस फेज से गुजर चुके होते हैं, यानी अपनी कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर चुके होते हैं, तब ये एक्सपैंड होकर बड़े, ठंडे और ज्यादा चमकदार होना शुरू हो जाते हैं और अपने अंत समय में ये या तो अपने अवशेष सफेद बौने तारे के रूप में छोड़ सकते हैं या कोर कोलैप्स के चलते सुपरनोवा को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सुपर AGB स्टार्स में AGB का मतलब एसिम्प्टोटिक जायंट ब्रांच से है, जो हर्ट्ज-स्प्रंग रसल डायग्राम में उस रीजन को दिखाता है जहां ये इवॉल्व होते कूल लुमिनस स्टार्स ज्यादा संख्या में मौजूद होते हैं। और हर्ट्ज-स्प्रंग रसल डायग्राम दरअसल सभी प्रकार के तारों के बिखराव को दिखाता है, जिसमें सभी क्लास के तारों का उनके एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड या कहें उनके लुमिनोसिटीज और उनके इफेक्टिव टेम्परेचर्स के चलते उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और जब बात आती है इन AGB स्टार्स की, तो ये बेहद ज्यादा चमकदार रेड जायंट स्टार्स होते हैं। इनका मैस सूर्य से 0.6 गुना से शुरू होकर 10 सोलर मैसेज तक जा सकता है, जिनकी चमक सूर्य से हजारों गुना तक शक्तिशाली होती है। अब क्योंकि ये अपनी लेट स्टेजेस में होते हैं, तो अगर इनकी कोर में झांका जाए तो ये तकरीबन कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से भरी हुई होती है, जिसमें कोर से ऊपर वाली शेल यानी परत में हीलियम फ्यूज हो रही होती है कार्बन में, जिसे हीलियम बर्निंग कहा जाता है। इससे भी ऊपर वाली शेल में बची कुची हाइड्रोजन फ्यूज हो रही होती है हीलियम में, जिसे हाइड्रोजन बर्निंग कहा जाता है। और सबसे बाहर की ओर मौजूद लार्ज एनवेलप ऑफ मटेरियल, जिसकी कॉम्पोजिशन मेन सीक्वेंस स्टार्स के जैसी ही होती है। वहीं सुपर AGB स्टार्स, जिनकी प्रॉपर्टीज AGB स्टार्स के जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा मैस रखने के चलते इन्हें सुपर AGB स्टार्स कहा जाता है। इन तारों की मैस रेंज जो शुरू होती है, उसमें ये 7 सोलर मैसेज से होते हुए 10 सोलर मैसेज या उससे ऊपर तक भी जा सकती है। इसी के चलते इन्हें रेड जायंट स्टार्स से थोड़ा ऊपर उठकर रेड सुपर जायंट स्टार्स भी कह दिया जाता है। इसी थोड़े और ज्यादा मैस के चलते ये फुल फ्यूजन प्रोसेस यानी पूरी हीलियम को और ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स में फ्यूज करने के काबिल हो जाते हैं। और ट्रिपल अल्फा प्रोसेस के दौरान, यानी जिस दौरान हीलियम के 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होकर मोस्टली कार्बन न्यूक्लियाई को ही बनाते हैं, पर कभी कभी इस प्रोसेस के दौरान कार्बन से ज्यादा हैवी एलिमेंट्स भी प्रोड्यूस हो पाते हैं, जैसे कि ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ साथ मैग्नीशियम, नियॉन और इससे ज्यादा हैवी एलिमेंट्स भी। अब जब इन सुपर AGB स्टार्स की कोर और ज्यादा डेंस होनी शुरू होती है, तो तारे की कोर में मौजूद नियॉन और मैग्नीशियम के एटम्स उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ये होता कैसे है, आइए इसे समझते हैं। एक एटम अलग अलग शेल यानी परतों से मिलकर बना होता है। मिसाल के तौर पर K शेल, L शेल, M शेल। इसकी हर शेल में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। साथ ही इसके न्यूक्लियस या कोर में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये एटम्स स्टेबल रहने के लिए कोर के सबसे करीबी मौजूद शेल, जो कि K शेल होती है, उससे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को कोर में खींच लिया करते हैं, जिसके चलते कोर में मौजूद पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन से जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आकर जुड़ते हैं, तो इस रिएक्शन के चलते ये न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाते हैं और तब K शेल में आई उस इलेक्ट्रॉन की कमी को
जिसे कोर में प्रोटॉन द्वारा खींच लिया गया। इसकी भरपाई के लिए एल शेल यानी कि के शेल से ऊपर वाली शेल उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को के शेल में भेज देती है, जिससे रिलीज होती हैं एक्सरेज और गामा रेज। इसी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन के चलते इसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन भी कहा जाता है।